यूपीएससी 2024 में हमसे पूछता है, पहले हम पुराने पीवाईक्यू देख लेते हैं, जिससे हमें देखते हैं कि क्या पुराने पीवाईक्यू से हमें हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। 2011 में पूछा है, बोथ एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। सही बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर This one of the following statements best represents an important difference between the two. FII considered more stable than FDI. बेकार है ये। FDI flow only to the secondary market while FII while FII targets primary market. गलत है। FII helping in increasing capital availability in general और FDI only target specific sector। ठीक है, देखते हैं। FII brings better management। देखो, अब ना मान लो आपको नहीं आता ये, पर आपको इतना पता है कि भाई कि FII को हॉट मनी कहते हैं, ये बेकार है। ठीक है, आप इसको काट दो, तो इसको काट दो आप। FDI फ्लो इन सेकेंडरी मार्केट बाई FII टारगेट इन प्राइमरी मार्केट। नहीं, ये तो गलत है, इसे भी काटो। और आप पहले ए, ए और डी को ए और डी को काट दो, देन आपके पास ये दो बनते हैं। फिर आप सी को काट दो, आप अपने आप बी तक पहुंच जाओगे। FII helps in increase increasing capital availability in general, while FDI only targets specific sector। जो FDI होती है ना, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखती है ना। और जो FII होती है, ये देखती है शॉर्ट टर्म ग्रोथ को। ठीक है। अब इससे 2011 से पहले 2007 में पूछा था, पार्टिसिपेटरी नोट आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बहुत इजी है, देखो। फिर उन्होंने हमसे पूछा था, which one of the following can indicate a mechanism used by commercial banks to providing credit to the government। SLR। ठीक। अब 2024 में पूछा है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, काटो, पहले को काट दो। इन इंडिया फॉरेन बैंक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये ठीक है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कैन ऑफर कर सकते हैं। ये टू और थ्री, डी इसका आंसर है। डी एंड डी। ठीक है, अब देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनरली एनबीएफसी डज नॉट हैव एक्सेस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो। ठीक है। एनबीएफसी that are not registered as a primary dealer do have access to LAF। Thus final answer will depend on UPSC official answer की। लिख रखा हुआ है, जनरली एनबीएफसी डज नॉट हैव एक्सेस टू। ठीक है, एक्सेप्शन है ना, एनबीएफसी आर रजिस्टर्ड एज अ प्राइमरी डीलर। वैसे इसमें बोल रखा है कि वैसे एनबीएफसी को अनुमति नहीं है कि वो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में पार्टिसिपेट कर ले, परंतु अगर एनबीएफसी प्राइमरी डीलर के रूप में रजिस्टर है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिकी है। पर ये मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होगा, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट होना यार। अब एनबीएफसी प्राइवेट डीलर, प्राइमरी डीलर कमर्शियल बैंक होते हैं, वही बात तो एक बराबर है। पर छोड़ो। फाइल FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर permitted to invest in government securities within prescribed set by prescribed limits
सेट बाय आरबीआई एंड एसबीआई। देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यूपीएससी ने हमसे पूछा था ना कि इनमें से क्या हमें वो करता है, मतलब बॉन्ड यील्ड को वो करता है, इफेक्ट करता है ना। तो उसमें एक तो ये था, जो एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, जो एफआईआई का पैसा होता है ना, वो मोस्टली डिपेंड होता है यूनाइटेड स्टेट के फेडरल रिजर्व के एक्शन पे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ये आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और एफडीआई जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है, एफडीआई, उसको निकलने में लगता है समय। वो इतनी जल्दी नहीं निकल सकता कि भाई कि अमेरिका ने भाई आज इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट कम करने चलो निकलते हैं। ये वहां से सॉल्व हो रहा है। Stock exchange in India, like NSE and BSE, do offer separate trading platform for debt instruments, known as a debt segment or debt market platform। अब यूपीएससी हमसे पूछ लेगा भाई कपड़ों में मिलने वाला मार्केट प्लेटफॉर्म क्या है। अभी ये बोल देगा कि ये आरबीआई द्वारा शुरुआत किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल क्रेडिट, ये स्मॉल क्रेडिट के लिए एन एम एस एम एस एम ई, मतलब वो लोन कर दी। लेकिन नहीं, ये बीएसई द्वारा शुरू किया गया है, इसका फुल फॉर्म है डेप्ट सेगमेंट और डेप्ट मार्केट प्लेटफॉर्म। अब देखते हैं अब देखते हैं क्या सिस्टम है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ स्ट्रक्चर। आरबीआई मास्टर सर्कुलर फॉर एलएएफ, अपडेटेड 2024 आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इंट्रोड्यूस इन 1999 following the recommendation of Narasimhan Committee on Banking Sector Reform in 1998, with purpose to manage short-term liquidity mismatch and maintain price stability through repo and reverse repo operation। इस मेन पर्पस क्या था? एक तो प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी मैनेज करना, है ना। और प्राइस इन्फ्लेशन होता है लिक्विडिटी की वजह से, और लिक्विडिटी होती है प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है। कंपोनेंट, अब कंपोनेंट सुन लीजिए। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के कंपोनेंट सुन लो भैया। कंपोनेंट क्या है? रेपो है, रेपो आरबीआई लैंड फंड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इंजेक्ट लिक्विडिटी। सिंपल सी बात है। रेपो में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखकर फंड देती है, लोन देती है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ती है। रिवर्स रेपो, आरबीआई एब्जॉर्ब लिक्विडिटी बाय एक्सेप्टिंग फंड फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई रिवर्स रेपो में आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करती है, जिससे मतलब फंड ले लेती है बैंकों से, भैया मुझे दे दो, हमसे ज़्यादा तुम ये तो सही से संभाल नहीं पा रहे हो। हु कैन अवेल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो एंड रिवर्स रेपो है, दोनों ही शॉर्ट टर्म है, दोनों ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और ये 1999 से शुरू किया गया था। ट्रेजरी बिल शुरू किया था 1917 से। और तुम्हारा 2010 से कैश मैनेजमेंट बिल। एक चीज क्या तरीके से, ये प्राइमरी डीलर वाला सिस्टम, आरबीआई ने प्राइमरी डीलर वाला सिस्टम 1995 से शुरू किया था। अब देखते हैं इसमें कौन कौन अवेयर कर सकते हैं लोग, है ना। पहले तो हमारे फेवरेट सभी कमर्शियल बैंक, इनको तो वो ही है, यही ये इन्हीं की वजह से लिक्विडिटी हो रही है। एक्सक्लूड रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। तो ये सब करते हैं
State cooperative bank and urban cooperative bank and primary dealer and scheduled commercial bank. ठीक है. Operate mode of operation. Liquidity adjustment facility is conducted by RBI through e-Web platform, utilizing both daily and term option to manage liquidity in banking system. ये देखते हैं थोड़ा और समझेंगे. इसका मतलब क्या होगा? Utilizing both daily and term option to manage liquidity in banking system. इसे आसान भाषा में समझाओ. Utilizing both utilizing both and term option नहीं होगा. टर्म ऑप्शन है. टर्म ऑप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक स्पेसिफाइड समय के लिए पैसे बोरो. टर्म ऑप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक स्पेसिफिक समय के लिए पैसा बोरो या लैंड करने की सुविधा मिलती है. इसमें सेंट्रल बैंक अपने टर्म पर पैसे लैंड करता है या बोरो करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑफर करता है. ये ऑप्शन यूजुअली एक टर्म के लिए होता है जो शॉर्ट टर्म 7 दिन से 14 दिन या मीडियम टर्म हो सकता है. ऑप्शन क्या है प्रोसेस में? ऑप्शन लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंटरेस्ट रेट. ठीक है. tenure typically overnight but also variable rate repo reverse repo with long majorities optional up to 14 days of up to 14 days मतलब क्या होता है ना? वैसे ओवरनाइट के लिए होता है पर ये 14 दिन तक भी हो सकता है. लॉन्गर मैच्योरिटी और ऑकेजनली इससे भी ज़्यादा हो सकता है. कोलेट्रल कोलेट्रल क्या रखना पड़ेगा? टी-बिल रखने पड़ेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ेंगी एंड सिलेक्टिव स्टेट डेवलपमेंट लोन जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है. कॉरिडोर स्ट्रक्चर